हेलो एवरीवन। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना ब्लॉक 1 का चैप्टर नंबर 3 यानी यूनिट 3 मेजर इकोसिस्टम। तो देखो भाई, इकोसिस्टम क्या होता है जो कि हम पहले यूनिट 2 में भी पढ़ के आ चुके हैं, तो अब दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो, इकोसिस्टम क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कोल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, तो उसी को इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है। अब ये इकोसिस्टम दो टाइप में बढ़ जाते हैं। पहला होता है टेरेस्ट्रियल और दूसरा जो होता है एक्वेटिक। अब टेरेस्ट्रियल क्या होता है भाई? देखो, टेरेस्ट्रियल होता है कि आपकी वो एटमॉस्फेयर में ना तीन चीजें आती है। पहला जो आता है आपका लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर, सॉरी, आपका बायोस्फेयर में तीन चीजें आती है। पहला आता है आपका लिथोस्फेयर, बायोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। अब देखो, यहाँ पर काम आता है सिर्फ अभी लिथोस्फेयर जो आपका टेरेस्ट्रियल हो गया और हाइड्रोस्फेयर जो आपका एक्वेटिक हो गया। ठीक है। अब देखो, टेरेस्ट्रियल वो सारी चीजें होगी जो जमीन पर है। तो जमीन पर क्या क्या चीज है? आपका फॉरेस्ट है, आपका डेजर्ट है, आपका ग्रासलैंड है। ठीक है। और डेजर्ट भी आगे दो पार्ट में बढ़ जाता है, स्टेप्स, स्टेपीज, मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग कर रही हूँ वो तो मेरे को पता है, और सैनवानास। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होता है, जो मैंने आपको बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है भाई, जो आपका लिथोस्फेयर है ना, जो आपका लैंड है, उस पर तीन चीज़ें होती है, फॉरेस्ट, डेजर्ट और ग्रास लैंड। ठीक है। अब देखो, फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज अ ट्री डोमिनेटेड एरिया विथ रिच प्लांट एंड एनिमल लाइफ। तो देखो, इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में वो सारी चीजें आती है जो डोमिनेटेड है, जिसमें मेजर चीज क्या है? आपका ट्री। और यहाँ पर क्या है? रिच लाइफ है। किसकी? प्लांट की और एनिमल की। तो यहाँ पर मतलब प्लांट और एनिमल बड़े ही मजे से रहते हैं। तो ये होता है आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब देखो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम ना फॉरेस्ट वर्ड से लिया गया है, जो कि एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब है आउटसाइड। ठीक है। अब बात करते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज द असेंबलेज ऑफ डिफरेंट काइंड, सॉरी इट्स प्रोनाउंसिएशन नहीं, वो लिखा ही गलत है यहाँ पर, काइंड है भाई ये, ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज। मतलब ये एक फिल इन द ब्लैंक्स भी है आपकी बुक में, अगर आप ध्यान से देखना। और ये थोड़ा याद करने वाली चीज़ है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम है क्या। अगेन, ये असेंबलेज है सारे के सारे डिफरेंट काइंड की बायोटिक कम्युनिटीज का असेंबलेज है। मतलब सारी की सारी बायोटिक अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज इकट्ठी कर दी है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। अब फॉरेस्ट देखो, फॉरेस्ट या तो एवरग्रीन हो सकता है, ये घास फूस हरा मैदान, या तो फिर भाई डेडिशियस मरा हुआ यो बंजर भूमि। ठीक है। अब देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट बोल लो या फिर सर्विसेज गिवन बाय फॉरेस्ट बोल लो, बात एक ही है। अब फॉरेस्ट क्यों ज़रूरी है? फॉरेस्ट ज़रूरी है क्योंकि इससे आपको डायरेक्ट सर्विस मिलती है, इससे आपको इनडायरेक्ट सर्विस मिलती है। डायरेक्ट सर्विस जैसे टिम्बर हो गया, फ्यूल हो गया, मेडिसिन होगी, हर्ब्स हो गए, और भी ना जाने क्या कुछ। आपका कपड़ा कहाँ से आ रहा है, आपका खाना कहाँ से आ रहा है, A to Z चीज़ें ही आपकी फॉरेस्ट से आ रही है। तो प्लीज़ भाई, फॉरेस्ट को कंजर्व कर लो। प्लीज़ फॉरेस्ट के साथ ऐसी चीज़ें मत करो जिससे फॉरेस्ट ख़त्म हो जाए, फिर कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट सर्विस। इनडायरेक्ट सर्विस कि भाई फॉरेस्ट आपको सब चीज़ देता है। ये तो बात वही होगी ना कि ये चीज़ें तो दिखती है, पर जो चीज़ें नहीं दिखती उसकी हम बात नहीं करते। पर यहाँ पर तो हम बात करेंगे कि इनडायरेक्ट सर्विस कौन कौन सी दे रहा है हमें फॉरेस्ट। तो देखो, वो करता है वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर को आपका साफ करता है फॉरेस्ट। ठीक है। क्लाइमेट रेगुलेशन, आपका क्लाइमेट कंट्रोल करता है। ज़्यादा गर्मी आ जाती है तो क्या होता है, आप प्लांट के नीचे बैठ जाते हो ना, ट्री के नीचे बैठ के मस्त मस्त छाया देते हो। तो ये मस्त मस्त काम कौन कर रहा है? आपका फॉरेस्ट। सॉइल स्टेबलाइजेशन यानी इरोजन कंट्रोल, जो आपकी बंजर भूमि हो जाती है ना, उसका कंट्रोल भी ये कर सकता है, सॉइल इरोजन। और आपका रेनफॉल एनहांसमेंट भी कौन करता है? आपका फॉरेस्ट। तो ये तो इनडायरेक्ट सर्विस हो गई जो फॉरेस्ट की तो दिखती ही नहीं है। वाटर प्योरिफिकेशन, क्लाइमेट रेगुलेशन, सॉइल स्टेबलाइजेशन और रेन एनहांसमेंट। ठीक। अब बात करते हैं कि फॉरेस्ट के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिससे बहुत आसानी से याद हो सकता है कि फॉरेस्ट के टाइप क्या है, और मात्र 7 तरीके के टाइप है। तो ट्रिक है, कोल्ड कोन्स डिसाइड एवरग्रीन रेन इन ट्रॉपिकल
सीजनल एंड सब ट्रॉपिक्स। तो कोल्ड कौन से बात करते हैं, आता है कोनिफोरस फॉरेस्ट। इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है और ट्रीज जो होते हैं वो कोन शेप की होते हैं। वो याद होगा आपको, सेंटा क्लॉज में ट्री बनाते थे ना क्रिसमस के टाइम पे, मैरी क्रिसमस वाला ट्री, यहाँ पर वही चीज़ है। कोल्ड कोन डिसाइड, डी फॉर टेम्परेचर डेसिडियस। डेसिडियस वही जहाँ पे बिल्कुल ट्री नहीं होते और जो बचे कुछ ट्री होते हैं वो भी अपनी लीव्स को गिरा देते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया एवरग्रीन। अगेन एवरग्रीन मतलब फॉरेस्ट इधर भी एवरग्रीन, फॉरेस्ट इधर भी डेसिडियस। तो यहाँ पर टेम्परेचर एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर ऑलवेज ग्रीन, मतलब यहाँ पे हमेशा ही प्लांट रहते हैं। फॉरेस्ट में वो आपके ट्रीज रहते हैं तो हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। कोल्ड कोन डिसाइड एवरग्रीन रेन इन टेम्परेचर रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो रेन होगी तो क्या होगा, बारिश आती है तो गीला गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, और बारिश रहती है तो ठंडी भी लगती है तो कोल्ड। तो बिल्कुल आसान चीज़ है, ठीक है। ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर हॉट गर्मी, वेट गीलापना भी होगा, मतलब गर्मी की वजह से चिपचिप होता है ना, ह्यूमिडिटी भी होगी। यहाँ पर लाइफ भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे मोस्ट डाइवर्स कम्युनिटीज़ भी मिल जाएगी आपको, बहुत अलग अलग तरीके के जानवर मिल जाएंगे। और ये मिलता कहाँ पर है, नियर द इक्वेटर। आपकी धरती पर एक वो रेखा है ना इक्वेटर वाली, हिंदी में आप उसको विषुववृत्त रेखा बोल लो या भूमध्य रेखा बोल लो, तो ये उसी के पास आपको ये सारे के सारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। सीजनल, सीजनल यानी ट्रॉपिकल सीजनल, यहाँ पर क्या होता है, ये जितने भी फॉरेस्ट होते हैं ना वो मॉनसून पर डिपेंडेंट होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब ट्रॉपिक्स, सब ट्रॉपिक्स यानी सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे वही अगेन, जहाँ पर भी वेट होगी तो वहाँ वेट होगा, सॉरी जहाँ पे भी रेन होगी वहाँ वेट होगा, और यहाँ पर वार्म भी है। तो बस यही है, कोल्ड कोन डिसाइड एवरग्रीन रेन इन सब इन ट्रॉपिकल सीजनल एंड सब ट्रॉपिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंस तो है भाई फॉरेस्ट की, मानो या ना मानो सारी की सारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सर्विस कहाँ से मिल रही है आपको, फॉरेस्ट से ही। तो देखो अब कंजर्वेशन भी बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं कर रहे तो फिर क्या ही फ़ायदा आपका जीने का, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट क्या है, सिल्वीकल्चर हम कर सकते हैं फॉरेस्ट को बचाने के लिए। सिल्वीकल्चर क्या है, सिल्वीकल्चर इज द आर्ट और आर्ट या साइंस है या फिर एक ब्रांच है फॉरेस्ट की विच इज कंसर्न्ड विद डेवलपमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, केयर एंड मोनोकल्चर ऑफ टिम्बर ट्री, ठीक है। सिल्वीकल्चर एक ऐसा कल्चर है, एक ऐसी आर्ट है, साइंस है, ब्रांच है जो कि काफ़ी कंसर्न है किससे, डेवलपमेंट, एस्टैब्लिशमेंट, केयर, मोनोकल्चर ऑफ अ टिम्बर ट्री। टिम्बर ट्री क्या होता है, एनी काइंड ऑफ ट्री विच इज़ यूज फॉर वुड और मेल एंड टू मेकिंग आर्टिकल, की कोई भी टिम्बर ट्री, कोई भी ट्री हो सकता है जो लकड़ी के लिए काम आए और जिससे उस लकड़ी से हम कोई ना कोई आर्टिकल बना सके। और इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, टीक, साल, शीशम, केल, ठीक है। अब देखो इसके, इसमें आपको फॉरेस्ट में आपको कौन कौन से एनिमल मिल सकते हैं, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में आपको वही डियर, बियर, मंकी, स्क्वायरल, बिग कैट जैसे टाइगर मिल सकता है, जैगुआर मिल सकता है, एलिफेंट, वुड पेकर्स, ईगल, बर्ड में आपको ये मिल सकता है, आउल। मतलब जब भी आप ये सोचो बस आप अपने दिमाग में जंगल इमेजिन कर लेना और जंगल में आपको कौन कौन से एनिमल दिख रहे हैं सब लिख देना। अब बात करते हैं भाई डेजर्ट इकोसिस्टम क्या है, जो आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट दूसरा है। यह एक वो एरिया होता है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से भी कम प्रेसिपिटेशन होती है हर साल। अब देखो प्रेसिपिटेशन क्या होती है, प्रेसिपिटेशन होती है फॉर्म ऑफ वाटर। देखो आपने वाटर साइकिल में पढ़ा होगा कि वेपर उठते हैं, फिर वो क्लाउड बन जाता है, जब क्लाउड फटता है तो या तो उसमें से बारिश आती है या ओले पड़ते हैं या फिर स्नो गिरती है। तो ये जो 3 टाइप के अलग अलग चीज़ें गिरी है ना, है तो पानी पर पानी की फॉर्म से, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो चलो इन तीनों में से कुछ भी नहीं होता, यहाँ पर होता है बिल्कुल 25 सेंटीमीटर से कम। तो ये किसके अंदर आता है, डेजर्ट इकोसिस्टम के अंदर। रेनफॉल वही मैंने बताया 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है रेनफॉल, तो आप सोच सकते हो कितनी कम
बारिश पड़ती है, बिल्कुल डेजर्ट है, बिल्कुल सूखा भाई। प्लांट कैक्टस बुशेस, ठीक है, एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है। एनिमल के लिए भी मैंने बहुत एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, कूल सैंड लवर्स शेड फॉर विजिट। कूल सैंड लव्स शेड फॉर विजिट। कूल से मतलब कैमल, सैंड से मतलब स्नेक, एल से मतलब लिजर्ड, एस से मतलब स्कॉर्पियोन, एफ से मतलब फॉक्स और वी से मतलब वल्चर। कूल सैंड लव्स, कूल सैंड लव्स शेड फॉर विजिट, ठीक है। अब तीसरा आता है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक सिस्टम होता है जो कि पूरा का पूरा डोमिनेटेड है किससे? ग्रास से। और यहाँ पर फ्यू ट्रीज मिल सकते हैं आपको इसके। यहाँ पर रेनफॉल देखो 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच होते हैं, 25 to 75। और ऐसे डेजर्ट में बात करें तो डेजर्ट में बिल्कुल 25 से भी कम होती है बारिश। प्लांट आपको मोस्टली ग्रास ही दिखेगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, इट इज डोमिनेटेड बाय ग्रास और ये ओपन एरिया होता है। और यहाँ पर आपको वाइल्ड फ्लावर मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर कोल्ड होता है। और यहाँ पर एनिमल आपको लेट्स जी के बी यानी एल फॉर लॉयन, ई फॉर एलिफेंट, जेड फॉर जेब्रा, जी फॉर जिराफ, के फॉर कैंगारू और बी फॉर बिसन। और मैं ये शॉर्ट ट्रिक एक्रोनियम इसलिए यूज़ करती हूँ, इससे बहुत जल्दी याद हो जाता है और माइंड पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, क्योंकि अगर माइंड पर प्रेशर गया तो फिर एग्जाम में प्रेशर गया। अब देखो, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में कुछ फैक्ट इकट्ठा करा है। देखो, इंडिया के पास ना 2.4% लैंड है, इसी के अंदर सब कुछ आता है। आपका फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी आ गया, इसी के अंदर आपका डेजर्ट भी आ गया, इसी के अंदर आपका ग्रासलैंड भी आ गया। सॉरी, ग्रासलैंड 24%, 2.4% है, सॉरी। और ऑन द सेम हैंड हमारे पास बहुत सारा लाइफ स्टॉक भी है। लाइफ स्टॉक जैसे जो भी जिंदा प्राणी है, जैसे जिंदा प्राणी, अब नॉर्मल सी बात है, ह्यूमन की तो बात नहीं हो रही ना यहाँ पर। यहाँ पे बात हो रही है उन जानवरों की जो हमें यूज आते हैं फूड के लिए, जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, क्लोथ प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारा काऊ हो गया, हमारा आपका शीप हो गई, आपकी आप एग्जाम्पल फॉर आपका वो भैंस हो गई, हिंदी में बफेलो, सॉरी बफेलो हो गई आपकी, और बकरी हो, गोट हो गई, ठीक है। तो ये हमारे लाइफ स्टॉक के अंदर आते हैं। और तो कहने का मतलब क्या है, हमारे पास कम लैंड है और उससे भी ज़्यादा हमारे पास लाइफ स्टॉक ज़्यादा है। मतलब लाइफ स्टॉक ज़्यादा है और लैंड कम है, पर तब भी हमारे लिए लाइफ स्टॉक स्ट्रेंथ है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव लिमिटेड लैंड। थोड़े लैंड होने के बावजूद भी, थोड़ी भूमि होने के बावजूद भी हमारे पास काफ़ी क्वांटिटी में लाइफ स्टॉक है, और वो हमारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं। अब देखो, वही ग्रास लैंड इकोसिस्टम के टाइप्स कौन कौन से आ गए? स्टेप्स और सैनवाना। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने क्या करा, डेजर्ट में लिख दिया, डेजर्ट में नहीं है, सॉरी सॉरी, ये ग्रास लैंड में आते हैं, ठीक है। स्टेप्स में होता है, यहाँ पर क्या होता है, कोल्ड रीजन होती है और यहाँ पर शॉर्ट ग्रासेस होती है। और सैनवानास में, सैनवानास की भी शॉर्ट ट्रिक है, सैन वाला मतलब सन वाला, है ना। तो यहाँ पर सन वाला मतलब वाम होगा, सन है क्योंकि यहाँ पर, और लॉन्ग ग्रास है, ठीक। अब देखो, थ्रेड फॉर ग्रास इकोसिस्टम क्या है, ग्रास लैंड इकोसिस्टम क्या है। तो थ्रेड क्या है ग्रास लैंड इकोसिस्टम में? यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, मैंने बोला लाइफ स्टॉक ज़्यादा है, तो अब लाइफ स्टॉक को भी तो चाहिए ना कुछ फॉडर खाने के लिए, चढ़ना भी तो है ना उन्हें। तो अब उनको ले जाया जाता है ग्रास पे कि खाओ भाई ग्रास, और वो खाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, जिससे क्या हो जाती है हमारे पास ओवर ग्रेजिंग। और जब हमारे पास ओवर ग्रेजिंग हो जाती है तो कई बार क्या होता है ना, वो ग्रास के साथ ना हमारी जो मड है ना, हमारे सॉइल के जो बेस्ट ऊपर वाली लेयर तो चली जाती है हमारी, और उनके अंदर जो मिनरल्स है वो भी चली जाती है, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल इरोजन हो जाता है और आपकी इनफर्टिलिटी हो जाती है कि जो अच्छे अच्छे गुण थे वो तो सब चले गए गाय और भैंस के पेट में। और दूसरी चीज़ क्या होती है, लेस ह्यूमन, क्योंकि अब देखो ऐसे सिर्फ जहाँ पर कोई घर नहीं है, सिर्फ घास ही घास है, तो वहाँ पर इंसान तो नहीं होगा ना। तो अब इंसान नहीं होता तो वाटर ड्रेनेज होती है, जो वाटर की फैसिलिटी होती है, वाटर का कोई यूज नहीं कर पाता, जिससे वाटर ड्रेनेज हो जाता है। तो ये सब था हमारा फॉरेस्ट
इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जिसमें स्टेप्स और सैवानास आते हैं। और बात कर लेते हैं कि ये सब किसके अंदर आता है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर आता है। अब बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर वो सभी इकोसिस्टम आते हैं जो हाइड्रोस्फीयर पर लिव करते हैं, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर क्या है, आपका वाटर वाला पोर्शन। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम क्या होता है, वाटर विद लो सॉल्ट। यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में सॉल्ट होता है, ठीक है। और इसलिए यहाँ पर कौन कौन से प्लांट होते हैं, आपके एल्गे, साइटोप्लैंक्टन और रिवर वीड्स। और यहाँ पे आपको एनिमल कौन से मिलते हैं, यानी फाउना, फिश, क्रैब्स, फ्रॉग्स। और इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, लेंटिक और लोक्टिक। लेंटिक क्या होता है, बिल्कुल स्टैटिक वाटर, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, सीधा रहता है मतलब, ठीक है। और लोक्टिक रनिंग वाटर, बिल्कुल भागते रहते हैं, पता नहीं कौन सी हड़बड़ी है इसको। तो स्टैटिक वाटर में देखो क्या आता है, आपकी लेक्स। अब देखो लेक्स, वेटलैंड और इम्पाउंडमेंट की डेफिनेशन थी, इसलिए मैंने लिख दी है। लेक्स के अंदर क्या हो गया, स्टैंडिंग वाटर बॉडीज। वेटलैंड, शैलो वाटर एरियाज विद प्लांट ग्रोइंग इन वाटर, बिल्कुल खाली खाली एरिया होता है, आपने देखा होगा कहीं, बिल्कुल खाली एरिया होता है, वहाँ पे थोड़ा सा पानी भी होता है और उसके आगे पीछे ग्रास, क्या बोल रही हूँ, ग्रास भी उगी रहती है, ठीक है, ग्रास भी उगती है। और तीसरा जो होता है इम्पाउंडमेंट। इम्पाउंडमेंट इट इज़ द आर्टिफिशियल वाटर बॉडीज क्रिएटेड बाय डैम्स। आपके जो डैम्स होते हैं, पानी जब आता है उसमें तो वो पानी गिरता भी है, ठीक है। अब जो पानी गिर जाता है वहाँ पर क्या बन जाती है, तालाब बन जाते हैं। इन्हीं तालाबों को क्या बोला जाता है, इम्पाउंडमेंट। और फिर आपके आ गए पॉन्ड। पॉन्ड की डेफिनेशन नहीं है, पर पॉन्ड वही हो गए आपके तालाब, ठीक है। इम्पाउंडमेंट वो तालाब होते हैं जो बनाए जाते हैं किससे, आपके डैम से। और पॉन्ड नॉर्मली जो आपके नेचुरल तालाब होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रनिंग वाटर, जिसके अंदर जो लॉक्टिक के अंदर आता है, और इसके अंदर रिवर्स होते हैं, आपके स्ट्रीम्स होती है जो बहते रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम क्या होता है, मैरीन इकोसिस्टम जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सोल्ट होता है। और इसके अंदर कौन कौन से आपको प्लांट मिलेंगे, आपको सीवीड्स मिल जाएगी, आपको साइकोप्लैंक्टन और आपको एल्गे। एल्गे और साइटोप्लैंक्टन तो इसमें भी थे और इसमें भी थे, तो वो तो आप दोनों में लिख सकते हो। सीवीड्स इसमें है, रिवर वीड्स इसमें है। और यहाँ पे एनिमल, फिश और क्रैब इसमें भी है, आपके फ्रेश वाटर में भी ठीक चल जाएंगे वो। और जहाँ पर नमक वाला पानी है वहाँ पर भी वो मिल जाएंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वेल्स और डॉल्फिन को तो चाहिए सिर्फ नमक वाला पानी, और जेलीफिश को भी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि प्लेस। प्लेस या मतलब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, मतलब कहाँ कहाँ मैरीन इकोसिस्टम, किस किस को बोल सकते हैं मैरीन इकोसिस्टम। तो आप ओशन को बोल सकते हो, सी को बोल सकते हो, कोस्टल एरिया में जाओ, जितना भी आपको पानी मिलेगा ना वो सब नमक वाला होगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं उससे भी पहले ना, एक्वेटिक इकोसिस्टम से भी पहले ग्रासलैंड इकोसिस्टम की कुछ कुछ इंपॉर्टेंस थी जो मैंने आपको बताना भूल गई हूँ। पहला जो होता है कि ये आपको क्यों ज़रूरी है भाई ग्रासलैंड इकोसिस्टम, क्यों भाई, क्यों हमें ग्रास वाला इलाका चाहिए, क्यों, जहाँ पे ओवर ग्रेजिंग भी हो रही है तब भी हमें वही चाहिए, क्यों, क्योंकि ये हैबिटेट है एनिमल का। यहाँ पर ये सारे के सारे एनिमल रहते हैं, अगर ये नहीं होगा तो एनिमल आपके घर पे रहेंगे। सपोर्ट्स रूरल इकोनॉमी, कि भाई जो आप यहाँ पर चरवाने लेकर आते हो ना अपनी गाय भैंसों को, अगर गाय भैंस चरने नहीं आएगी यहाँ पर तो वो मर जाएगी। अगर वो मर जाएगी तो उनसे मिलने वाला दूध, दही, घी, ये जो आप बेचते हो मार्केट में, तो वो फिर कैसे बेचोगे, उससे पैसा आपको कैसे मिलेगा। और जब आपको पैसा नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे, क्योंकि गाँव में सिर्फ यही होता है, गाँव में उनका मेजर सोर्स ही यही है, ठीक है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन से बच जाता है, ठीक है। अगर आपके पास अच्छा अच्छा घास का मैदान होगा ना तो आपको बहुत कम मिलेगी कि आपकी भूमि बंजर हो गई है, आपकी भूमि के ऊपर वाली लेयर उठ गई है। सोर्स ऑफ फॉडर, वही चीज़ है कि आपको यहाँ पर उन हैबिटेट के लिए क्या है, उन हैबिटेट का घर है, वो उनका घर है ये एनिमल्स का, उनके लिए यहाँ से फॉडर मिलता है और उनके लिए लाइफ मिल जाती है, सपोर्ट्स लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग, ठीक है। अब बात करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, और एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आपका 5 चीज़ें आती है, ठीक है। नेक्टन, नेस्टन, प्लैंक्टन, पेरीपाइटन और बेंथोस। नेक्टन क्या होता है, नेक्टन होता है भाई बिल्कुल एक्टिवली तैरते रहते हैं, मज़े में है, बिल्कुल बिल्कुल जिम बॉडी तगड़ी वाली, ठीक है। जैसे हो गए आपके फिश हो गई, वेल हो गई, तो ये बिल्कुल तैरते रहते हैं, बिल्कुल एक्टिव है ये, ठीक है। नेस्टन, नेस्टन जो होते हैं वो रहते हैं कहाँ पर,
या तो नियर या फिर एट वाटर सरफेस। सरफेस क्या होता है पता ही होगा, फिर भी मैंने लिख लिया था क्लैरिटी के लिए कि ऊपर वाला हिस्सा, जो वाटर का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, वहाँ पर रहते हैं, जैसे फंजाई जाए। फिर बेंटन बेंथोस। बेंथोस क्या होता है, या तो वो रहते हैं पानी के अंदर, पानी में, या फिर पानी के पास। ठीक है, मतलब पानी के पास भी क्या, पानी के नीचे वाले हिस्से में, बॉटम। ठीक है, जैसे कि आपका क्रैब्स हो गए, वॉर्म्स हो गए, जो भी आपका फूड चेन में था ना, कि फूड चेन में क्या था कि आपके ग्रास होपर को आप ग्रास होपर को वॉर्म्स खा रहा है, तो ये सब चीज़ थी ना, तो वो चीज़ें हैं। पेरीपैटर्न। पेरीपैटर्न क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज ऑफ एल्गे, बैक्टीरिया, फंजाई, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स क्या है, ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव बैकबोन। ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स के पास बैकबोन नहीं होती, तो मतलब यहाँ पर पेरीपैटर्न में क्या है, वो सारे के सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि, जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म नहीं, कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी ऑफ एल्गे, फंजाई, बैक्टीरिया, तो पेरीपैटर्न में आते हैं। प्लैंकटन में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि बिल्कुल छोटे छोटे, साइटोप्लैंकटन, फिर उसके बाद जूप्लैंकटन। और नेस्टन। नेस्टन और बेंथोस आप एक साथ याद याद कर सकते हो। पेरीपैटर्न और प्लैंकटन आप एक साथ याद कर सकते हो। नेक्टन आप एक, नेक्टन तो अलग है, तो इसलिए मैंने नंबर वाइज डाल दिया था, तो इसको भी याद करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दी। ओशन जोन। ओशन जोन भी आपके 5 तरीके के हैं, लिथोरल, नेट्रेटिक, ओशनिक, पेलागिक, बेंथिक। लिथरोल क्या हो गया, लिथरोल शैलो एरिया होता है सी का, जो आप पानी के नीचे तैरने जाते हो ना, तो वो ऊपर वाला एरिया होता है जहाँ पर आप खड़े रहते हो, वो बिल्कुल खाली एरिया रहता है ना, जहाँ पे पानी वानी इतना नहीं होता, पर ठीक है, नॉर्मल पानी वानी होता है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल किनारा मान लो, जो किनारे से क्लोज होता है पानी के, तो उसको बोलते हैं लिथोरियल जोन। नेट्रिक। नेट्रिक जब आप थोड़ा अंदर जाते हो ना पानी के, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल आपको खाली खाली लगने लगता है, पर आप पानी के अंदर होते हो, तो उसको बोलते हैं नेट्रिक जोन। ओशनिक, बिल्कुल वो जो डीप पानी होता है, जब आप तैरने जाओगे तो आप तालाब वालाब में देखा करो, तो उसको बोलते हैं जो बिल्कुल डीप पानी है ना, बिल्कुल आगे जाके बिल्कुल नीचे से, वो होता है डीप ओशन जोन। पेलागिक। पेलागिक जो पूरा का पूरा एंटायर वाटर है, चाहे उसके अंदर फिर आपका लिथोरल तो नहीं आएगा, नेट्रिक से स्टार्ट होगा, पूरा का पूरा जो आपका एंटायर वाटर हो गया वो। और बेंटिक बिल्कुल नीचे वाला, बिल्कुल नीचा हिस्सा जहाँ पर वाटर, अब देखो, और बेंटिक है, बेंटिक जोन है, बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कौन से मिलेंगे, बेंथोस। बेंथोस। बेंटिक में आपको कौन कौन से अगर आ भी सकते हैं, डायरेक्ट है, डायरेक्ट इंटरडिपेंडेंट क्वेश्चन है, बेंथिक पूछ लो या बेंथोस पूछ लो, तो इसके अंदर कौन कौन से मिल जाएंगे आपको, क्रैब्स, वॉर्म्स, स्पॉन्जेस और सी ग्रासेस मिल सकती है। और लास्ट एस्टुरीज। एस्टुरीज क्या होती है, जहाँ पर आपका रिवर आपके सी से मिलता है, यानी आपका फ्रेश वाटर आपके सॉल्ट वाटर से मिलता है, यानी किसका मिलन हो रहा है, आपके फ्रेश वाटर इकोसिस्टम का और मैरीन इकोसिस्टम का। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया है, होप सो आपको समझ आए, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया है। और बेस्ट ऑफ लक, बाय।